गरीब ननद भाभी ने खाया अमीर खाना। अरे बहू, ये ले मैं सब्जी ले आई हूँ, जल्दी से खाना बना ले, विक्रम भी काम पर से आता ही होगा। ठीक है माँ, मैं अभी बना देती हूँ। गायत्री की बात मानकर श्वेता रसोई में चूल्हा जलाती है और घिया की सब्जी बनाने लगती है। कुछ ही देर में श्वेता की ननद तनीषा आती है और अपनी भाभी से पूछती है, क्या बना रही हो भाभी जी? माँ जी ने घिया ला कर दिया था, बस वही बना रही हूँ। लेकिन घिया तो मैं खाती नहीं हूँ, आप मेरी पसंद की सब्जी क्यों नहीं बनाती हो? गायत्री उसकी बातें सुनकर कहती है, अरे बेटी, तू तो जानती है ना कितनी परेशानी चल रही है इस समय हमारी जिंदगी में, तुझे थोड़ा सा देखभाल करके बोलना चाहिए। ऐसी बात है तो ठीक है, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, आज मैं खाना खाऊंगी ही नहीं। ऐसा कहकर तनीषा अपने कमरे में चली जाती है। जब से विक्रम जी की नौकरी से उनकी पोजीशन घट गई है, तब से ही घर में परेशानियां आती जा रही हैं। चिंता मत कर बहू, एक ना एक दिन ये परेशानियां खत्म हो ही जाएंगी। ऐसा कहकर गायत्री भी चली जाती है और श्वेता सबके लिए घिया की सब्जी और रोटी बना लेती है, जिसके बाद वह टेबल पर लगा देती है। तनीषा, चलो घिया की सब्जी खा लो आज, कल तुम्हारे भैया से तुम्हारे पसंद की सब्जी मंगवा दूंगी, तुम वही खा लेना जो तुम्हारा दिल करेगा। श्वेता की बात मानकर तनीषा खाने की टेबल पर आ जाती है, जहाँ गायत्री और वीरेंद्र बैठे होते हैं। बाबूजी, खाना शुरू करिए ना, आप खाना क्यों नहीं खा रहे हो? अरे बहू, तुम तो जानती हो ना, जब तक विक्रम नहीं आएगा तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगा। अरे उसे आ जाने दो, उसके बाद ही खाना खाऊंगा। देखा ना माँ जी आपने, ये बाप बेटे का प्यार कितना ही अलग है। श्वेता की बातों पर गायत्री हंस पड़ती है, लेकिन तभी वहाँ पर विक्रम ड्यूटी से आ जाता है। उसका मायूस उतरा हुआ चेहरा देखकर घर के सभी लोग उससे पूछते हैं, क्या हुआ बेटा, तुम बहुत उदास नजर आ रहे हो, क्या तुम मुझे अपनी परेशानी के बारे में कुछ बताओगे? बताने लायक कुछ है ही नहीं माँ, मेरी नौकरी छूट गई है। ये सुनते ही घर के सभी सदस्य हैरान रह जाते हैं। अरे ये तू क्या कह रहा है बेटा? अरे अगर तेरी नौकरी छूट गई तो अब हमारा क्या होगा? इस घर में करता धरता तो तू ही है। चिंता मत करो पिताजी, मैं कहीं न कहीं नौकरी ढूंढ ही लूंगा। उस दिन कोई भी ढंग से खाना नहीं खाता, या फिर ये समझ लो वो उनका आखिरी खाना था। अगले दिन घर पर कमेटी वाले आ जाते हैं। देखो, आपके बेटे ने अपनी शादी के लिए कर्जा उठाया था, अब उसकी भरपाई तो करनी होगी। सुना है आपके बेटे की अब नौकरी भी छूट गई है, वो कर्जा कैसे चुका पाएगा, इसलिए हम इस घर की नीलामी के लिए आए हैं। दुर्योधन ऐसा कहकर घर की नीलामी शुरू कर देता है। अरे ऐसा मत कीजिए, हमारे पास इस घर के अलावा और कुछ नहीं है। देखिए भाई साहब, इसमें मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकता, ये तो कंपनी वालों का फैसला है। तुम्हारे घर की नीलामी तो होकर ही रहेगी। कुछ ही देर में उनके घर की नीलामी हो जाती है, जिसके चलते वो अपना जरूरी सामान घर से निकाल लेते हैं और एक किराए के मकान पर जाकर रहने लगते हैं। अगर भैया को नौकरी नहीं मिल रही तो क्यों ना मैं ही नौकरी ढूंढ लूं, वैसे भी सारा दिन तो मैं घर पर ही रहती हूँ। लेकिन बिटिया, अभी तो तुम्हारी पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई है, तुम अभी पहले अपनी पढ़ाई पूरी कर लो, उसके बाद नौकरी के बारे में सोचना। पिताजी, पढ़ाई के लिए पैसा कहाँ से आएगा? और फिर वैसे भी जब तक पैसा नहीं होगा तो मैं घर पर ही रहूंगी। इससे अच्छा है कि मैं खुद मेहनत करके पैसा कमाऊं और आप लोगों की मदद भी करूं और साथ में पढ़ाई भी करूं। तनीषा अपने डॉक्यूमेंट्स लाती है और ऐसा कहने के बाद नौकरी ढूंढने के लिए निकल जाती है। सुबह से शाम हो जाती है और धूप में यहाँ से वहाँ काम ढूंढते ढूंढते उसकी हालत खराब हो जाती है। हे भगवान, कहीं भी काम नहीं मिल रहा है, शाम भी हो गई है, अब मुझे घर वापस चले जाना चाहिए। तनीषा ऐसा कहने के बाद वापस अपने घर आ जाती है, जहाँ उसके भैया की लड़ाई उसके मकान मालिक से हो रही होती है। आपको मेरी बात समझ क्यों नहीं आती है? अभी हमारे पास पैसे नहीं है, लेकिन जैसे पैसे आएंगे तो हम तुम्हारे पैसे दे देंगे। तुम जैसे गरीबों से किराया तक नहीं दिया जाता, किसी के घर में किराए पर क्यों रहते हो? अगर मुझे मेरा किराया नहीं मिला तो सोच लेना, इस घर से धक्के मार कर निकाल दूंगा तुम्हें। ऐसा कहकर मकान मालिक वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद ये देख तनीषा को बहुत बुरा लगता है। उसकी आंखों में पानी आ जाता है। अरे तनीषा, तुम आ गई, क्या रहा तुम्हारा? कहीं नौकरी लगी या नहीं? नहीं भाभी, मेरी कहीं भी नौकरी नहीं लगी। कोई बात नहीं, तुम पूरे दिन से भूखी होगी, चलो कुछ खा पी लो। श्वेता अपने हिस्से के दाल चावल तनीषा को खिला देती है और खुद भूखी रह जाती है। सबने खाना खाया, लेकिन आपने खाना ही नहीं खाया। तुम सभी को खाना खाते हुए देख मेरा पेट भर गया है, चलो अब तुम सो जाओ। घर के सभी लोग सोने चले जाते हैं, लेकिन रात भर सब लोग यहाँ से वहाँ करवटें बदलते रहते हैं, किसी को भी नींद नहीं आती। आधी रात के समय खाना ना खाने की वजह से बेचारी श्वेता के पेट में दर्द होने लगता है और वो दर्द की वजह से उठ जाती है और थोड़ा टहलने के लिए घर के बाहर आ जाती है। दर्द हो रहा है पेट में, अब मैं क्या करूं? तभी वहाँ तनीषा जाती है। भाभी, मैं जानती हूँ कि आपने हम सभी के लिए खाना बनाया, लेकिन आपकी बारी पर खाना ही खत्म हो गया और आपने कुछ नहीं खाया, जिसकी वजह से आपको पेट में दर्द भी हो रहा है। आप बहुत अच्छी हो भाभी। अरे नंद जी, ये सब तो चलता ही रहता है। घर के आंगन में वो दोनों ननद भाभी यहाँ से वहाँ घूम रही होती हैं और घूमते घूमते घर के पीछे की तरफ चली जाती हैं, जहाँ पर उन्हें केसर की खेती नजर आती है। अरे तनीषा, जो मैं देख रही हूँ क्या वही तुम्हें भी नजर आ रहा है? क्या सच में ये केसर की खेती है? हाँ हाँ, आपने सही कहा, ये तो केसर ही है, लेकिन इतनी महंगी खेती हमारे घर के पीछे कैसे हो रही है?
ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन तुम जानती हो ना केसर कितना महंगा बिकता है। अगर हमने इसे बेचा तो हम खूब पैसा कमा सकते हैं। भाभी आपने बिल्कुल सही कहा, चलो इसे तोड़कर घर में ले चलते हैं। दोनों नंद भाभी घर के पीछे से केसर तोड़ती हैं और उसे अगले दिन बेचने के लिए बाजार में चली जाती हैं, जहां वह दुकानों से थोड़े सस्ते दामों पर केसर बेचना शुरू कर देती हैं। केसर इतना अच्छा था कि गांव के सभी लोग उनसे उनका सारा केसर खरीद लेते हैं, जिससे दोनों नंद भाभी के हाथों में बहुत सारे पैसे इकट्ठे हो जाते हैं। भाभी इतने पैसे तो भैया की एक तनख्वाह में भी नहीं आते थे। ये मान लो कि भैया जब 3 से 4 महीने काम करेंगे तो इतने पैसे कमा पाएंगे। तुमने बिल्कुल सही कहा। वैसे मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। हाँ भाभी, आपने तो कल रात से ही खाना नहीं खाया, चलो कुछ खा पी लेते हैं। तभी उन्हें एक रेस्टोरेंट नजर आता है। बेशक मुझे भूख लगी है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आज हम सभी एक बड़े से रेस्टोरेंट में पेट भरकर खाना खाएं। चलो घर चलकर माँ बाबूजी और तुम्हारे भैया को भी लेकर आते हैं। दोनों नंद भाभी घर पहुंचकर पूरे परिवार के साथ एक अच्छे से रेस्टोरेंट पर आ जाते हैं, जहाँ वह सभी अपनी पसंद की चीजें ऑर्डर करते हैं और पेट भर के खाना खाते हैं। आज के इस दिन ने हमें पुराने दिन याद दिला दिए, जब हम इसी प्रकार बड़े बड़े रेस्टोरेंट में जाकर खाना खाया करते थे। चिंता मत कीजिए माँ जी, आज के बाद हम फिर से अक्सर इन बड़े बड़े रेस्टोरेंट में खाना खाने आया करेंगे। रेस्टोरेंट से खाना खाने के बाद वो सभी वापस घर आ जाते हैं और उन पैसों को सही जगह इस्तेमाल करते हैं, जिसके बाद दोनों नंद भाभी केसर की खेती करते करते अपने हालातों को बदल लेती हैं, जिसके चलते उनकी सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं और उनका केसर का बिजनेस अच्छा खासा चलने लगता है, जिसमें विक्रम उन्हें पूरा सपोर्ट करता है। कहते हैं ना, जब भगवान एक रास्ता बंद करता है तो दूसरा रास्ता भी खोल देता है। कहा तो हम बहुत गरीब हो चुके थे और अब देखो पहले से ज्यादा कमाते हैं, बस किसी की नजर न लगे। उस दिन के बाद से वे सभी खुशी खुशी अपने जीवन में रहने लगते हैं। मालती के घर में शादी का माहौल छाया हुआ था। आज उसकी बेटी रिया की शादी अनिकेत से होने वाली थी। रिया बेटी, तू तैयार हो गई? बारात आ चुकी है। रेडी हूँ माँ। मालती रिया को लाकर मंडप में बैठा देती है। तभी रिया की होने वाली सास शालिनी उसे घूर घूर कर देखते हुए अपने पति हरि से बोल पड़ी, क्यों जी, यही लड़की पसंद आई थी तुम्हें? इनके घर में घूंघट की रीत रिवायत नहीं है क्या? कैसे मुंह दिखा रही है? अरे भाग्यवान, तुम भी इस खुशी की घड़ी पर क्या घूंघट की बातें लिए बैठी हो? हरि के ऐसा कहने पर शालिनी मन ही मन कहती है, कोई बात नहीं, एक बार बहुरानी के पाँव मेरे घर में पड़ जाए, फिर रीत रिवाजों में तो ढलना ही होगा। शालिनी स्वभाव से बहुत ही सख्त थी और कहीं न कहीं आज भी वो पुराने जमाने में जी रही थी। वहीं रिया जमाने के साथ चलने वाली लड़की थी। अब देखना ये था कि क्या रिया ससुराल के रिवाज में ढल पाएगी। कुछ ही देर में अनिकेत और रिया की शादी हो जाती है और विदाई के समय जैसे ही बहू गाड़ी में बैठने जा रही होती है, तभी शालिनी जबरन खींचतानी करके रिया का लंबा सा घूंघट कर देती है। नहीं बहू, घूंघट से अपना चेहरा बाहर मत करना। अब तुम बेटी नहीं बल्कि बहू हो, हमारे घर की इज्जत हो और घर की इज्जत पर्दे में अच्छी लगती है। रिया सर हिलाकर हाँ कर देती है, मगर इतने लंबे घूंघट में उसका मन खींचा जा रहा था। घर आकर शालिनी ने अपनी बहू का स्वागत किया और इसके कान में फुसफुसाते हुए कहा, बहू गलती से भी तेरा घूंघट सर से सरकना नहीं चाहिए। पूरा घर रिश्तेदारों से भरा हुआ है, तुझे नहीं पता अगर तेरा जरा सा भी घूंघट खींचा तो रिश्तेदारों के सामने हमारी हंसी उड़ जाएगी। ठीक है माँ जी, मैं घूंघट का पूरा ध्यान रखूंगी। अपनी सास के कहे पर रिया घंटों घूंघट में बैठी रही। उसका पूरा चेहरा पूरी तरह से पसीने से भीग चुका था, मगर शालिनी को तो बस अपने रिश्तेदारों की पड़ी थी। जैसे तैसे रस्म खत्म हुई और रिया अनिकेत के साथ कमरे में आ गई। अनिकेत ने जल्दी से फैन ऑन कर दिया और कई घंटे घूंघट में रहने के बाद रिया ने सुकून की सांस ली। मुझे माफ कर देना रिया, तुम्हें इतनी देर तक घूंघट में रहना पड़ा, मगर मैं माँ को समझा दूंगा। नहीं अनिकेत, तुम माँ जी से कुछ मत कहना, मैं ठीक हूँ, घूंघट ही तो है। रिया ने अनिकेत के आगे घूंघट में होने वाली परेशानी को झुठला दिया, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि अनिकेत और शालिनी के रिश्ते में कोई झगड़ा हो। अगली सुबह रिया जल्दी उठकर ससुराल का सारा काम खत्म करके नहा धोकर रेडी होकर किचन में आ जाती है। तभी उसकी सास शालिनी बुरा सा मुंह बनाकर कहती है, अरे नहीं बहू, ये कैसी साड़ी पहनी है तूने? देख तो इसका पल्ला कितना छोटा है, और तूने घूंघट क्यों नहीं किया? ओहो माँ, कौन सा घर में रिश्तेदार हैं जो भाभी को घूंघट करना पड़े? तू चुप कर नताशा, तेरे कॉलेज का समय हो गया, तू जा। और बहू तू चल मेरे साथ। शालिनी रिया को अपने कमरे में लाकर उसे मोतियों से भरी हुई भारी सी साड़ी देकर कहती है, ले नहीं बहू, जल्दी से ये साड़ी पहन। मगर माँ जी, ये साड़ी तो बहुत भारी है, इसलिए गर्मी के हिसाब से मैंने ये शिफॉन की साड़ी पहनी थी। रिया ने अपनी सास के सामने अपनी मर्जी ही रखी थी। तभी शालिनी गुस्से में बेचारी बहू पर बिगड़ पड़ती है। बस नहीं बहू, ये तेरा मायका नहीं जहाँ तेरी मर्जी चलेगी, ये तेरा ससुराल है और ये तुझे वही करना होगा जो मैं कहूँगी। और रही बात घूंघट की, तो घूंघट इस घर की सालों पुरानी परंपरा है। जब सालों पहले मैं इस घर में बहू बनकर आई थी तो मैंने भी एक बड़े वक्त तक घूंघट किया है और तुझे भी करना होगा। इस तरह शालिनी बड़े ही कड़े शब्दों में अपनी नई बहू पर लंबा घूंघट करने की बात थोप देती है। अपनी सास का ऐसा रवैया देखकर
रिया का मन छोटा हो जाता है, जिसके बाद वो अपनी सास की दी हुई साड़ी पहनकर भरी गर्मी में रसोई में खाना बनाती है। तभी नताशा कॉलेज से लौट आती है और किचन में आकर कहती है, ये क्या भाभी, आपने इतना लंबा घूंघट क्यों किया है? माँ जी ने कहा है नताशा। ऐसे ही दिन बीत जाते हैं और रिया की ननद नताशा की शादी हो जाती है। तभी शालिनी अपनी बेटी के ससुराल जाने वाले सामान सजाते हुए कहती है, नताशा बेटी, मैंने तेरी सारी ड्रेसेस डाल दिया है, इसमें तेरे क्रॉप टॉप, लॉन्ग टॉप, जीन्स और बाकी कुछ हल्की साड़ी भी है। अपनी सास का ऐसा फर्क देखकर रिया को बहुत बुरा लगता है। इसके बाद नताशा अपनी ससुराल चली जाती है। ऐसे ही दिन ढलते जाते हैं। एक दिन रात की रोटियां बनाते वक्त रिया का हाथ गर्म तवे पर पड़ जाता है और वो दर्द के मारे रो पड़ती है। माँ, मेरा हाथ। रसोई में आ रही आवाज सुनकर हरी और अनिकेत भागते हुए वहाँ आ जाते हैं। तभी शालिनी भी वहाँ आती है। अरे बहू, तू ठीक तो है? जी बाबूजी, मैं ठीक हूँ। रिया, क्यों झूठ बोल रही हो? अरे तुम्हारा हाथ जल गया है। अरे जरा सा हाथ ही तो जला है, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई जो तुम दोनों बाप बेटे ने सारा घर सर पर उठा रखा है। अरे भाग्यवान, कभी कभी तो तुम हद ही कर देती हो। क्या हो जाएगा जो बहू घूंघट नहीं करेगी? घूंघट के कारण उसे कुछ भी शुद्ध से दिखता नहीं। कभी रोटी बनाते वक्त हाथ जल जाता है तो कभी बर्तन मांजने में हाथ कट जाता है, और ये सिर्फ तुम्हारे घूंघट के कारण है। अजी तुम तो चुप करो, ये कोई अनोखी है क्या जो घूंघट नहीं करेगी? अरे बहू है इस घर की और बहू को थोड़ी बहुत तकलीफ उठानी पड़ती है। शालिनी के जिदपने को देखकर हरी और अनिकेत वहाँ से चले जाते हैं। ऐसे ही दिन बीत जाता है, मगर रिया के लिए कुछ भी नहीं बदलता। तभी कुछ ही दिनों में नताशा अपने मायके आती है। उसका चेहरा एक बड़े ही लंबे से घूंघट में ढका हुआ था, जिसे देखकर उसकी माँ शालिनी कहती है, नताशा बेटी, तूने इतना लंबा चौड़ा घूंघट क्यों किया है, जिस कारण तू सही से चल फिर भी नहीं पा रही? मेरी सासू माँ ने कहा है कि मुझे घूंघट में ही रहना है। अरे ऐसी कैसी सास है तेरी, जरा मैं बात करती हूँ। उसे मेरी बेटी की अपनी भी कोई मर्जी है कि नहीं? इसमें कौन सी नई बात है माँ? बहू बनने के बाद एक लड़की की अपनी मर्जी कहाँ रह जाती है? उसे बहुत कुछ झेलना पड़ता है, क्योंकि ससुराल मायके का घर आंगन नहीं। माँ, जहाँ एक लड़की अपनी मर्जी से जी सके, अपनी मर्जी के कपड़े पहन सके, उसे 6 मीटर की साड़ी और गज भर के घूंघट में बांध दिया जाता है। चाहे हंसकर या रोकर, हम बहुओं को हर हालत में ससुराल के हिसाब से चलना पड़ता है। नताशा की ये बातें शालिनी को आईना दिखा जाती है और उसकी आंखों पर नई बहू पर थोपी गई जिद छलक उभर आती है, जिसके बाद शालिनी को अपनी गलती का एहसास होता है और वो बोलती है, नताशा बेटी, तू सही कह रही है। एक तरफ तो मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी अपनी मर्जी से जी, और वहीं अपनी बहू को दबाए रखने के लिए उसे घूंघट की घुटन भरी जिंदगी दे रही हूँ, मगर अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं जानता था भाग्यवान कि एक ना एक दिन तुम अपने हाथों से अपनी बहू का घूंघट खुद ही हटाओगी। ये तो बहू का बड़प्पन है, जो वो तुम्हारी इतनी इज्जत करती है, जो तुम्हारी खुशी के लिए घूंघट में घुट घुट कर जी रही है। ये सुनकर शालिनी की आंखों में आंसू भर आते हैं और वो अपनी बहू रिया के पास आकर उसका घूंघट हटाती है। ये क्या माँ जी, आपने मेरा घूंघट क्यों गिरा दिया? अब तुझे घूंघट में रहने की कोई जरूरत नहीं बहू, मुझे समझ आ गया है कि बड़ों की इज्जत दिल से होती है, उसके लिए घूंघट करना ही जरूरी नहीं, बस नजरिया बदलने की जरूरत है। आज से तू भी मेरी बेटी है। अपनी सास की बात सुनकर रिया का बिखरा हुआ मन जुड़ने लगता है। उस दिन के बाद से शालिनी के घर में चाहे कितने भी रिश्तेदार क्यों ना आए, मगर उसने अपनी बहू पर घूंघट करने का बोझ नहीं डाला। साथियों, ये घिसी पिटी रीति रिवाज हमारे ही घरों से शुरू होकर समाज में फैलते हैं, जिस कारण एक लड़की को बहू बनने के बाद बहुत कुछ झेलना पड़ता है, जिस कारण उस लड़की का मन मस्तिष्क डर और चिंताओं में घुलता रहता है। मगर एक बेहतर सोच ही समाज में बदलाव की शुरुआत है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो मिलती हूँ मैं फिर किसी नई कहानी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय।